हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवभूमि स्टडी पॉइंट में। आप सभी कैसे हैं मित्रों? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे तथा आपकी स्टडी काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही होगी दोस्तों। साथियों, मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं भारतीय इतिहास के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से मैंने आप लोगों के लिए उठाए हुए हैं दोस्तों। और ये बार बार हमारे एग्जाम पेपर में हमें रिपीट होते दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग अगर अभी वीडियो पर आए हैं, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा, सभी प्रश्नों को अटेंड कीजिएगा दोस्तों। आपके आगामी एग्जाम में आपको ये हेल्प जरूर पहुंचाएंगे दोस्तों। मैं इससे पहले आपको भारतीय संविधान तथा भारतीय भूगोल के ऊपर भी वीडियोस दे चुका हूं, जिनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां जाकर के इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। वह सभी भी जो मैंने वीडियोस आप लोगों को इससे पहले दी हैं, वह भी हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर्स में बार बार रिपीट होने वाले प्रश्नों का संग्रह उसमें मौजूद है दोस्तों। तो आप लोग जाकर के इन वीडियोस को भी चेक कर सकते हैं। आपका ज़्यादा समय ना खराब करते हुए दोस्तों वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, अगर आप लोगों को कंटेंट इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रारंभ करते हैं दोस्तों। पहला प्रश्न हमारा, अजनाब वर्ष किस देश का प्राचीन नाम था? दोस्तों आप लोगों के ऑप्शन है भारतवर्ष, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या फिर नेपाल वर्ष। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अजनाब वर्ष। दोस्तों हमारे भारत का प्राचीन नाम था। आप लोगों ने ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। कई सारे लोग इस नाम को नहीं भी जानते हैं दोस्तों। बाकी नाम आप लोगों ने एक बार के लिए सुने होंगे, लेकिन अजनाब वर्ष आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा दोस्तों। भारत के अन्य नाम भी हम लोग देख लेते हैं। तो आर्यावर्त, जम्बू द्वीप, भरतखंड, हिंदुस्तान व हिंद, ये हमारे भारत के कुछ अन्य नाम हैं। आपने सभी को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या फिर लॉर्ड कार्नवालिस। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1835 में करी गई थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है, कई ज़्यादा बार हमारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। साथ ही साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन राय के प्रयासों से वर्ष 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सती प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था? तो दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक ने लगाया था। किसके प्रयासों से लगाया था दोस्तों? तो राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। कब लगाया था? 1829 में लगाया था। आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद किया था? आपके ऑप्शन है दोस्तों चार्ल्स विल्किंस, सर रॉबर्ट चैम्बर्स, सर विलियम जोन्स या फिर विल्सन ने। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विलियम जोन्स। दोस्तों सर विलियम जोन्स के द्वारा ना 1792 में गीत गोविंद का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया गया था। आपने सर विलियम जोन्स से एक तथ्य और ध्यान रखना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बार हमारी परीक्षा में रिपीट हुआ है दोस्तों, कि इनके द्वारा 1784 में बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना करी गई थी दोस्तों। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बार हमारी परीक्षाओं में ये पूछा गया है। अगर दोस्तों कभी आपसे पूछ लिया जाए कि गीत गोविंद नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो जयदेव के द्वारा दोस्तों गीत गोविंद नामक पुस्तक लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद 1792 में सर विलियम जोन्स ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा, तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? आपके ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और भीम, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और जयसिंह या फिर मोहम्मद गौरी और अजयपाल। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तराइन का प्रथम युद्ध दोस्तों 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों पृथ्वीराज चौहान विजयी रहे थे। आप लोगों ने ध्यान रखना है। साथ ही साथ में दोस्तों तराइन का द्वितीय युद्ध इसी के एक साल बाद यानी 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। ये फिर से मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य लड़ा गया था, जिसमें मोहम्मद गौरी विजयी रहा था। आप लोगों ने ध्यान रखना है दोस्तों। इसी के बाद एक चंदावर का युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच में, जिसमें मोहम्मद गौरी ने जयचंद को पराजित किया था। तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा कि चंदावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे? आपके ऑप्शन है दोस्तों मद्रास, कलकत्ता, मुंबई या फिर सूरत। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। मुगल काल में ना जो अंग्रेज थे यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के तौर पर वो भारत में थे। तो दोस्तों मुगल काल में ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत का है दोस्तों गुजरात में। तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि सूरत में 11 जनवरी 1613 को
मुगल बादशाह जहांगीर से इजाज़त मिलने के बाद अपना पहला कारखाना स्थापित किया था? दोस्तों इसमें कई सारे प्रश्न हमारे छुपे हुए हैं, एक साथ आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कहाँ कारखाना स्थापित किया था। सूरत में किया था दोस्तों। कब किया था? तो 11 जनवरी 1613 को किया था। उस समय मुगल शासक कौन था या फिर किससे इजाज़त लेने के बाद उन्होंने पहला कारखाना स्थापित किया था? तो दोस्तों उस समय मुगल बादशाह जहांगीर था, जिससे इजाज़त मिलने के बाद इन्होंने अपना पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था वर्ष 1613 में। तो इतने प्रश्न आप लोगों ने यहाँ से भी ध्यान में रखने हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से किस मुगल शासक को प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है? आपके ऑप्शन है दोस्तों अकबर, बाबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शाहजहां। जो कि मुगल शासक शाहजहां था दोस्तों, उसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है ऐसा, उसको जरा समझ लेते हैं। तो इसने कई सारी इमारतों और अन्य स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया था, जिससे मुगल स्थापत्य कला काफ़ी ऊंचाई तक पहुंच गई थी, जिस कारण से इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स कहा जाता है। यानी कि इसने कई सारी इमारतें और स्थापत्य कलाओं का निर्माण करवाया था दोस्तों, जिस वजह से इसे प्रिंस ऑफ बिल्डर्स के नाम से पुकारा जाता है। साथ ही साथ में आप सभी जानते होंगे कि आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण भी शाहजहां ने 1632 में करवाया था। ये भी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज या फिर दयानंद वैदिक समाज। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों आर्य समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी अगर आपसे पूछा जाए तो 10 अप्रैल 1875 को। कहाँ करी थी दोस्तों? तो मुंबई में करी थी। तो एक साथ अगर आप लोग ध्यान रखेंगे, ऐसे ध्यान रखना है आपने कि स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 10 अप्रैल 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना करी गई थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा बार हमारे एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। एक प्रसिद्ध नारा है दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी का, वेदों की ओर लौट चलो। तो दोस्तों वेदों की ओर लौट चलो का प्रसिद्ध नारा किसका है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था और आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में इनके द्वारा करी गई थी। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा 20 अगस्त 1828 में कलकत्ता में करी गई थी। तो आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। पहले दोस्तों ब्रह्म समाज को आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1828 में पहले ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा करी गई थी, और राजा राम मोहन राय के साथ जो विलियम बेंटिक थे, इनके प्रयासों से ही सती प्रथा पर प्रतिबंध भी 1829 में लगाया गया था। आपने दोनों ही तथ्यों को राजा राम मोहन राय से यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, और वेदों की ओर लौट चलो का प्रसिद्ध नारा भी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आपके ऑप्शन है दोस्तों महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम जो है दोस्तों भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला मुस्लिम आक्रमणकारी था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसने कब करा था दोस्तों आक्रमण? तो भारत में पहली बार मुस्लिम आक्रमण दोस्तों 712 ईस्वी में हुआ था, और मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था और 712 ईस्वी में सिंध प्रांत को जीत लिया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में भारत में आक्रमण किया था, और ये भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? आपके ऑप्शन है दोस्तों महापद्मनंद, घनानंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी जानते ही होंगे कि नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था। इसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों आप लोगों को यह भी पता होगा कि किस प्रकार से चाणक्य के द्वारा सहायता मिलने पर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया था। तो इसको दोस्तों इसका अंतिम युद्ध हुआ था वो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ हुआ था, और इसी के साथ साथ नंद वंश का समाप्ति यहाँ पर हो गई थी और चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन प्रारंभ किया था। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। आप लोगों ने ध्यान रखना है। लेकिन इस महापद्मनंद को ना महाबोधि वंश में उग्रसेन भी कहा गया है। तो कभी अगर आपको ऑप्शन में अगर प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि नंद वंश का संस्थापक कौन था, और अगर आपको वहाँ ऑप्शन में महापद्मनंद नहीं मिलता है और वहाँ पर अगर उग्रसेन लिखा गया होगा, तो आप लोगों ने उग्रसेन को ही टिक करना होगा। आप लोगों ने इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? आपके ऑप्शन हैं गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में या फिर हर्षवर्धन के काल में।
दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। गुप्त काल में दोस्तों सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे। लेकिन एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो दोस्तों वो कुषाण शासक थे, जो भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा थे। तो आपने दोनों ही प्रश्नों को समझना है कि सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे, तो गुप्त काल में जारी किए गए थे। लेकिन भारत में सोने के सिक्कों को बड़े पैमाने पर जारी करने वाले पहले राजा कौन थे? तो वो कुषाण थे। आपने दोनों ही प्रश्नों को ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम की दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं जेम्स ऑगस्टस हिक्की को, क्रिस्टोफर पाल को, गंगाधर भट्टाचार्य को या फिर मार्शमैन को। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्रिस्टोफर पाल को दोस्तों भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। और ये किस पत्रिका के संपादक थे? तो दोस्तों ये हिंदू पैट्रियाट एक पत्रिका थी, इसके संपादक थे। तो कई ज़्यादा बार पूछा जाता है कि हिंदू पैट्रियाट पत्रिका के संपादक कौन थे? तो क्रिस्टोफर पाल आप लोगों ने ध्यान रखना है, और इन्हें ही भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। जबकि दोस्तों जेम्स ऑगस्टस हिक्की, जिनके द्वारा दोस्तों 1780 में द बंगाल गजट नामक समाचार पत्र निकाला गया था, जो कि भारत का पहला समाचार पत्र माना जाता है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की को पत्रकारिता के इतिहास का दोस्तों अग्रदूत या जनक माना जाता है। आप लोगों ने दोनों को ही ध्यान में रखना है कि पत्रकारिता के इतिहास का अग्रदूत या जनक जेम्स ऑगस्टस हिक्की को माना जाता है, जबकि भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार दोस्तों क्रिस्टोफर पाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शन है सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, एनी बेसेंट या फिर सोनिया गांधी। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। एनी बेसेंट दोस्तों कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। आप लोगों ने ध्यान रखना है। यह प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो एनी बेसेंट थी, ये किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुनी गई थी? तो दोस्तों वर्ष 1917 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, जिसमें कांग्रेस में पहली बार कोई महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। एनी बेसेंट वह महिला अध्यक्ष थी। लेकिन दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों ने ध्यान रखना है कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष, देखिए दोस्तों एनी बेसेंट भारतीय मूल की नहीं थी, ये आयरलैंड से बिलोंग करती थी। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब आपने ध्यान रखना है दोस्तों कि सरोजिनी नायडू कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। अब इनके बारे में भी यह प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता करी थी? तो दोस्तों वर्ष 1925 में कानपुर अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष चुना गया था। आप लोगों ने दोनों ही प्रश्नों को ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दशराग्य युद्ध का उल्लेख किस वेद में किया गया है? आपके ऑप्शन हैं ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ऋग्वेद में दोस्तों दशराग्य युद्ध का उल्लेख किया गया है। थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं इसे। तो दशराग्य युद्ध का उल्लेख दोस्तों ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, और ये युद्ध परुष्णी, जो कि दोस्तों रावी नदी का प्राचीन नाम है, आप लोगों ने इसे भी ध्यान रखना है कि रावी नदी का प्राचीन नाम पौरुष्णी या फिर परुष्णी था, तो आप इसे भी ध्यान रखिएगा। ये युद्ध दोस्तों रावी नदी यानी पौरुष्णी नदी के तट पर सुदास व 10 जनों के बीच हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहा था। दोस्तों दशराग्य युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो सुदास व 10 जनों के बीच हुआ था। किस नदी के तट पर हुआ था? तो दोस्तों रावी नदी के तट पर, जिसका प्राचीन नाम पौरुष्णी है, वहां हुआ था, जिसमें सुदास विजयी रहा था दोस्तों। और दशराग्य युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। आपने इन सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन हैं लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड एलिनबरो, लॉर्ड कैनिंग या फिर लॉर्ड रिपन। दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लॉर्ड जो कैनिंग है दोस्तों, वह 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल था। आप सभी जानते होंगे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में ही क्या हुआ था? 1856 में 1856 में दोस्तों लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू किया गया था। दोस्तों दोनों ही काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। कभी अगर आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल, तो तब आपने ध्यान रखना है दोस्तों लॉर्ड कैनिंग वो गवर्नर जनरल था। लेकिन कभी पूछा जाए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके समय में आया था, तो लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में आया था। दोस्तों कब आया था? 1856 में आया था। तो आपने दोनों को ही ध्यान में रखना है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? आपके ऑप्शन है दोस्तों नूरजहां, रजिया सुल्तान, रानी रुद्रमा देवी या फिर रानी डिड्डा। दोस्तों आप सभी ने अपना आंसर लगा लिया होगा। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। रजिया सुल्तान दोस्तों भारत की पहली महिला शासिका थी।
जरा इसे डिटेल में समझते हैं। दोस्तों, भारत की पहली महिला सम्राट रजिया सुल्तान थी, जो कि गद्दी पर 1236 से 1240 तक बैठी थी। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया था अभी यूकेपीएससी के एग्जाम में कि रजिया सुल्तान जो थी वो रजिया सुल्तान गद्दी पर कब बैठी थी। तो दोस्तों, वर्ष 1236 में रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठी थी और वर्ष 1240 तक ही दिल्ली की गद्दी पर शासन इन्होंने करा था। एक प्रश्न और आप लोग थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से अगर पूछा जाए तो ध्यान रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका कौन थी। तो दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। तो दोनों ही तरीके से अगर प्रश्न पूछा जाए, भारत की पहली महिला शासिका या फिर दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाली एकमात्र महिला, तो दोनों का ही आंसर दोस्तों रजिया सुल्तान होगा, जो कि 1236 से 1240 तक दिल्ली की गद्दी पर बैठी थी। अगला प्रश्न हमारा, किस अंग्रेज को प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। आपके ऑप्शन है लॉर्ड मैकाले को, लॉर्ड हार्डिंग को, वॉरेन हेस्टिंग्स को या फिर कॉर्नवालिस को। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस को दोस्तों प्रशासनिक सेवा का जनक कहा जाता है। कई ज्यादा बार हमारी परीक्षाओं में प्रश्न भी रिपीट हुआ है। दोस्तों, अब ये लॉर्ड कॉर्नवालिस से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण तथ्य आप लोग ध्यान रखेंगे कि 1793 में कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में भूमि कर से संबंधित स्थायी बंदोबस्त पद्धति यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया था। तो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। दोस्तों, कब किया था? 1793 में किया था। किन स्थानों पे किया था? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में किया था। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों कि 1793 के स्थायी बंदोबस्त के दौरान भू राजस्व का लगभग कितना प्रतिशत कंपनी को दिया जाता था। दोस्तों, भू राजस्व का ना लगभग 90% कंपनी को दिया जाता था, जबकि 10% जो जमींदार होते थे वो अपने पास रखते थे। तो ये सभी प्रश्नों को आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये सभी प्रश्न दोस्तों कई ज्यादा बार हमारी परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं। आप लोग इन सभी को तैयार करते हुए भली भांति चलिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इनाम कमीशन की स्थापना किसने करी थी। आपके ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग ने, लॉर्ड डफरिन ने, लॉर्ड मेयो ने या फिर लॉर्ड डलहौजी ने। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉर्ड डलहौजी ने दोस्तों वर्ष 1852 में इनाम कमीशन की स्थापना करी थी। तो काफ़ी ज़्यादा बार महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी परीक्षा में पूछा गया है, तो आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न पूछा था दोस्तों इनके बारे में और कि व्यक्तिगत सिद्धांत यानी कि डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसने दिया था। दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने व्यक्तिगत सिद्धांत दिया था। इसके तहत क्या करता था दोस्तों इसके तहत ना ये जितने भी राजा हुआ करते थे उन पर कुशासन का आरोप लगाकर, यानी कि वो शासन अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं, इसका आरोप लगाकर उनके राज्य को अपने अंग्रेजी राज्य में मिला दिया करता था। तो दोस्तों, व्यक्तिगत सिद्धांत लॉर्ड डलहौजी ने दिया था। आप लोगों ने जरूर इसे ध्यान रखना चाहिए। साथ ही साथ आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। तो ये कई ज़्यादा बार आप सभी ने देखा होगा, हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है। एसएससी हो गया या फिर स्टेट एग्जाम, कोई से भी एग्जाम अगर आप लोग देते हैं तो ये प्रश्न कई ज़्यादा बार रिपीटेड है दोस्तों कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है। तो लॉर्ड डलहौजी को दोस्तों भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। इसके समय में दोस्तों पहली बार 1853 में 1853 में मुंबई से थाड़े के बीच पहली रेल चलाई गई थी। तो आप इन सभी तथ्यों को लॉर्ड डलहौजी से ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न हमारा, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। आपके ऑप्शन है मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने, मोहम्मद गौरी ने या फिर तैमूर लंग ने। दोस्तों, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, महमूद गजनवी ने दोस्तों सोमनाथ मंदिर को लूटा था और ये पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था। साथ में आप लोग क्या ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल हम लोग देख लेते हैं। तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने 1026 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, जो कि दोस्तों गुजरात राज्य में स्थित है, 1026 ईस्वी में दोस्तों सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उसे लूटा था। आप लोगों ने ध्यान रखना है, ये प्रश्न कई ज्यादा बार हमारी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों कि सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था। तो दोस्तों, महमूद गजनवी ने लूटा था। कब लूटा था दोस्तों? वर्ष 1026 ईस्वी में इसने इस मंदिर को लूटा था। साथ में आप लोग ध्यान रखेंगे इसके बारे में कुछ अन्य तथ्य कि अल बरूनी, जो कि एक फेमस इतिहासकार था दोस्तों, एक प्रसिद्ध इतिहासकार था, वो महमूद गजनवी के शासनकाल में यानी कि उनके शासन के समकालीन भी था। तो आप लोगों ने इसे भी ध्यान में रखना है। इसकी एक पुस्तक थी दोस्तों अल बरूनी की किताब उल हिंद, जो कि दोस्तों काफ़ी फेमस पुस्तक है और इसके बारे में हमारी परीक्षा में पूछा जाता है कि किताब उल हिंद नामक पुस्तक किसकी है। तो दोस्तों, आप लोगों ने ध्यान रखना है, अल बरूनी की यह पुस्तक है, जो कि महमूद गजनवी के समकालीन एक इतिहासकार था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। औरंगजेब की मृत्यु के बाद हिंदुओं पर से जजिया कर किसने हटा दिया था। आपके ऑप्शन हैं फर्रुखसियर, जहादर शाह, शाह आलम
या फिर मोहम्मद शाह रंगीला? दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। औरंगजेब की मृत्यु के बाद दोस्तों हिंदुओं पर से जजिया कर जहादर शाह ने हटा दिया था। थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। तो औरंगजेब जो दोस्तों एक मुगल शासक था, इसके द्वारा दोस्तों 1679 में यानी कि 1679 में हिंदुओं पर एक कर लगाया गया था, जजिया कर। तो दोस्तों हिंदुओं पर एक जजिया कर लगाया था औरंगजेब ने, जिसे दोस्तों बाद में जहादर शाह ने हटा दिया था। तो आप लोग इसे जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा बारी परीक्षाओं में हमारे प्रश्न भी पूछा गया है। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, भारत के इतिहास में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किसने किया था? आपके ऑप्शन है अकबर ने, शेर शाह सूरी ने, बाबर ने या फिर नादिर शाह ने। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी। बाबर ने दोस्तों भारत के इतिहास में पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। अब इसके बारे में हम लोग अच्छे से डिटेल में समझते हैं। दोस्तों बाबर ने 1526 के पानीपत के प्रथम युद्ध में, दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तब आपने ध्यान रखना है कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। दोस्तों किसके मध्य हुआ था? तो बाबर व इब्राहिम लोदी के मध्य यह युद्ध करा गया था, जिसमें दोस्तों बाबर ने इब्राहिम लोदी के विरुद्ध पहली बार तोप खाने का प्रयोग किया था। दोस्तों कई बार ये हमारी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बनने के इसके पूरे पूरे चांस हैं। एक प्रश्न आप लोग और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मुगल वंश की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी? तो दोस्तों बाबर के द्वारा ही मुगल वंश की स्थापना भारत में करी गई थी 1526 ईस्वी में। और 1526 में इसने दोस्तों पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया था और उसके बाद मुगल वंश की स्थापना भारत में करी थी। एक प्रश्न और बनेगा दोस्तों, तुजुक ए बाबरी ये रचना किसकी है? दोस्तों बाबर के द्वारा ये रचना लिखी गई है और बाबर की ये आत्मकथा है जिसको बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा है। तो दोस्तों महत्वपूर्ण है, आप लोग जरूर इसे ध्यान रखिएगा कि तुजुक ए बाबरी नामक आत्मकथा बाबर के द्वारा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे मैं आप लोगों को इसी प्रकार के कंटेंट आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड करवाते रहूंगा। आप लोग इस चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके सपोर्ट का आकांक्षी हूँ मित्रों, आप लोगों के सपोर्ट के बिना आगे और ज़्यादा बेहतर कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो आप लोगों को आपके आगामी एग्जाम्स के लिए हार्दिक बधाई शुभकामनाएं देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ दोस्तों। धन्यवाद।